हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। 2-3 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी इशू को पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ को। प्रिंसिपल। In the introduction, the intention was made clear to limit this guide to matters having a direct bearing on the scientific, technological, and organizational aspects affecting the quality, legality, and safety of products. अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ होते हैं इनका इंटेंशन ये था कि जो भी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की लीगैलिटी को और किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी को, क्या ये इफ़ेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो कुछ जनरल बातें यहाँ पे बताई गई हैं सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ के बारे में। जैसे कि फॉर मेनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस इट इज़ प्री रिक्विसाइट टू सप्लाई दैट दे कैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे हैव अ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी प्लान इन प्लेस। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, इनके लिए ये प्री रिक्विसाइट होता है सप्लाई के लिए कि वो जो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी प्लान है उसको प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं या नहीं। दिस ऑफन फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन ओवरऑल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होती हैं। Whilst the bottom line is often used as a term to describe profitability, sustainability का एक अगर दूसरी तरीके से देखें तो इसको profitability भी बोला जाता है। Sustainability consider 3 elements, 3 तरीके के elements होते हैं sustainability में, जैसे कि economic sustainability, environmental sustainability and social sustainability। इसको बोला जाता है द ट्रिपल बॉटम लाइन। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेनिंग, वर्कर वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड डोनेशन कंट्रोल्स एंड एनिमल फूड सप्लाई एंड environmental issues are considered in this guide and demonstrate some of the elements of good manufacturing practice that influence organizational sustainability। ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन होती है, इसमें जो अभी सारी चीज़ों की बात की हमने, कोई भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी ट्रेनिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट है, और जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इन सभी चीज़ों के लिए इंक्लूडेड होती हैं इसी सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ में। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनसे रिलेटेड जितने भी गुड मैन्युफैक्चरिंग है प्रैक्टिसेस और जो ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड हो। एक्सट्रिंसिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, सोशल स्टैंडर्ड्स और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। जो अगर प्रोडक्ट के एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनमें आते हैं एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, सोशल स्टैंडर्ड्स एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, एंड आर ऑफन यूज्ड to communicate to consumers the way the ingredients or manufactured product have been grown। कंज्यूमर्स के साथ में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है या किस तरीके से ग्रो किया गया है। सो कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर्स, इनको बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर B2C स्टैंडर्ड्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें
सो फेयर ट्रेड एंड ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स, ये जो फेयर ट्रेड और ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स हैं ये बिजनेस टू कंज्यूमर स्टैंडर्ड्स में ही आते हैं। Certification to these standards can result in logos being placed on product packaging to communicate directly to consumers। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका सर्टिफिकेशन इस बेस पे होता है कि कोई भी अगर लोगो के फॉर्म में उसको बना दिया गया या प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है उस पर कोई भी पर्टिकुलर लोगो लगा दिया गया ताकि कंज्यूमर्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जा सके। डायरेक्ट वार्तालाप तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कोई भी फूड है बहुत जगह सप्लाई होता है, तो ये लैबलिंग जो पैकेजिंग है पैकेजिंग पे लैबलिंग के माध्यम से ही कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाया जाता है। CSR performance is often measured through the development of key performance indicators। जो CSR परफॉर्मेंस है इसको मेज़र करने के लिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं या इनको मैट्रिसेस भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस and social responsibility disclosure frameworks such as global reporting initiative encourage more companies to undertake sustainability disclosures। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर के लिए एक इनिशिएटिव की तरह काम करती हैं, इनको एनकरेज करने के लिए काम करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है इन्वायरमेंटल इश्यूज। प्रिंसिपल की बात करें सो इन द इंट्रोडक्शन द इंटेंशन वाज मेड क्लियर टू लिमिट दिस गाइड टू मैटर्स हैविंग अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड organizational aspect affecting the quality, legality and safety of the product। अगर प्रिंसिपल देखें तो ये लगभग सेम है जो हमने प्रीवियस टॉपिक देखा उसकी तरह, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं। फॉर दिस रीज़न डिटेल्ड कंसिडरेशन हैज़ नॉट गिवन टू द इम्पैक्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड इट्स ऑपरेशंस ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो डिटेल्ड कंसिडरेशन होता है वो कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो फैक्ट्री है उसके ऑपरेशंस पे नहीं होता है या फिर जो उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उस पे नहीं होता है। कुछ अगर जनरल बातें करें सो ऑल द अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन द कंट्री कंसर्न, जो भी अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस होते हैं उनको कंसर्न किया जाता है। एनी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इन द कंट्री in which manufacture takes place relating to the treatment and handling of the specific byproduct। अगर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है कंट्री में जिसमें कि जो मैन्युफैक्चर है ये ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ स्पेसिफिक बाई प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट का उसके ट्रीटमेंट और उसकी हैंडलिंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट बात करें अगर तो आता है the environmental legislation in the country in which manufacture takes place, जो जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है उसका environmental legislation क्या है, as well as any additional requirements of the local authority। जो वहाँ की local authority है उनकी कुछ additional requirement हैं या नहीं, and should have full regard to the responsibility of industry, और जो इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका फुल रिगार्ड हो टू टेक वट एवर स्टेप्स आर नेसेसरी टू मिनिमाइज एंड प्रेफरेबली एलिमिनेट एनी एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि जो अगर कोई एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा हो या कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इस केस में कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी स्टेप्स नेसेसरी हों उनको लिया जाए और ऐसे रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए और कोशिश की जाए कि उनको एलिमिनेट ही कर दिया जाए।
When building food manufacturing premises, जबकि फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस को बिल्ड किया जा रहा हो, कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द लोकल इन्वायरमेंट। सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पे होना चाहिए कि उस जगह का लोकल इन्वायरमेंट कैसा है, जिस जगह पे फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिस जगह पे उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाया गया है, उसका लोकल इन्वायरमेंट क्या है, एंड द एक्शंस दैट मे नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसके साथ ही कौन कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है या ज़रूरत पड़ सकती है ताकि जो इन्वायरमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास का एरिया है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। यहाँ पे जो फैक्टर्स दिए गए हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं लेकिन ये लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हैं, जैसे कि सबसे पहला है लोकल एक्टिविटीज़ दैट कुड इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन। जब फूड का प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम पे ऐसी लोकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि फूड के प्रोडक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं, कोई इम्पैक्ट डाल सकती हैं, बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे केमिकल स्टोरेज ऑन साइट एंड केमिकल मिक्सिंग एरियाज। जो केमिकल स्टोर करने वाले एरियाज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, तो ये फैक्टर भी जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन में कोई बाधा डाल सकते हैं। फ्यूल एंड ऑयल स्टोरेज ऑन साइट। जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे फ्यूल्स और ऑयल का स्टोरेज कंडीशन क्या है, इस चीज़ को भी बहुत ही कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। पोटेंशियल फॉर एग्जिस्टिंग ग्राउंड कंटेमिनेशन और पोल्यूशन फ्रॉम स्पिलेज। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो स्पिलेज है उससे वहाँ के ग्राउंड पे किस तरीके से कंटेमिनेशन हो रहा है या किस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है, इस बात को भी कंसिडर किया जाना चाहिए ताकि लोकल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि कंटेमिनेशन को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है तो ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर एंड डेजिग्नेटेड वेस्ट ड्रेन्स। स्टॉर्म वाटर और जो वेस्ट ड्रेन है, जो वेस्ट वाटर है उसको जो ड्रेन किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी। किस तरीके के सोर्सेस हैं वाटर और एनर्जी के, और साथ ही साथ उनके कंजर्वेशन के लिए क्या टेक्निक्स फॉलो की जा रही हैं या उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन्हें भी कंसिडर किया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड नीड फॉर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। जो वेस्ट वाटर है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट की नीड क्या है, इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में हेल्प मिल सके। स्टोरेज एरियाज फॉर पैकेजिंग अवेटिंग रिसाइकलिंग दैट मिनिमाइज हार्बोरेज फॉर पेस्ट। जो स्टोरेज एरिया होते हैं या फिर जो पैकेजिंग अवेटेड रिसाइकलिंग, किसी चीज़ की पैकेजिंग के लिए वहाँ पे अगर वेट हो रहा है तो कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे इस तरीके की इक्विपमेंट या इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई भी पेस्ट अटैक ना कर सके। पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को अप्लाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ अदर वेस्ट अवेटिंग कलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन अ पोल्ट्री मीट फैक्ट्री द स्टोरेज ऑफ ब्लड, स्लज और फेदर्स।
अगर कोई पोल्ट्री इंडस्ट्री है या कोई मीट फैक्ट्री है, तो इन जगहों पे बहुत सारे अदर वेस्ट भी होते हैं जिनके प्रॉपर स्टोरेज और डिस्पोजल का अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे कि ब्लड है, स्लज है, फेदर्स हैं, इन सब का अलग अलग स्टोरेज एरिया होना चाहिए और इनके प्रॉपर डिस्पोजल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। Environmental permitting. The scope of the legislation includes all installation, treating and processing materials intended for the production of food form. जो legislation का scope होता है वो include करता है सारे ही installations को, treating और processing materials को, ताकि food को produce किया जा सके। Operating slaughterhouses with a carcass production capacity greater than 50 tons per day. जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं उनमें प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगभग 50 टन पर डे से ज़्यादा होनी चाहिए। एनिमल रॉ मटेरियल अदर देन एक्सक्लूसिवली मिल्क, जो एनिमल्स का रॉ मटेरियल है, एट अ प्लांट विद अ फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रेटर देन 75 टन्स पर डे। जो एनिमल रॉ मटेरियल है वो लगभग 75 टन पर डे से ज़्यादा होना चाहिए। वेजिटेबल रॉ मटेरियल एट अ प्लांट विद अ फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रेटर देन 300 टन्स। अगर वेजिटेबल्स का रॉ मटेरियल है किसी भी प्लांट में, या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम से कम 300 टन पर डे से ज़्यादा होनी चाहिए और 6 टन्स पर डे वेयर द इंस्टॉलेशन ऑपरेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 90 कंसेक्यूटिव डेज इन एन ईयर। अगर 90 दिन से ज़्यादा के लिए जो इंस्टॉलेशन ऑपरेशन है वो नहीं चल रहे हैं, तो कम से कम 600 टन्स पर डे प्रोडक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए। Activities in this sector include production and preserving of meat, fish and potatoes. जो एक्टिविटीज़ होती हैं इस सेक्टर में उसमें मीट, फिश और पोटैटोज़ की प्रिजर्वेशन की एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। साथ ही मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट, फ्रूट के मैन्युफैक्चर की एक्टिविटी एंड वेजिटेबल जूस, जो वेजिटेबल जूस बन रहे हैं उनके मैन्युफैक्चर की एक्टिविटी। साथ ही फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं इनकी प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, मिल्क प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, सीरियल प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, एंड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल फीड, एनिमल फीड को किस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। साथ ही साथ आता है पेट फूड, ब्रेड, केक्स एंड बिस्किट्स, सुगर्स, चॉकलेट्स एंड कॉन्फेक्शनरी, पास्ता प्रोडक्ट, टी एंड कॉफ़ी एंड बिवरेजेस एंड ब्रूइंग। ये सारी ही एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंटल परमिटिंग के ही सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज। प्रिंसिपल। In the introduction, the intention was made clear to limit this guide to matters having a direct bearing on the scientific, technological and organizational aspect affecting the quality and safety and legality of the product. Again, the principle is same. जो तीनों ही टॉपिक्स हमने पढ़े, हमने एक साथ में इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि तीनों का प्रिंसिपल लगभग सेम है और लगभग ये मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज के रिगार्डिंग कुछ जनरल पॉइंट्स पे बात करते हैं। इन द यूनाइटेड किंगडम द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 इज द प्राइमरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन। जो हेल्थ और सेफ्टी है ये लेजिस्लेशन का प्राइमरी पीस है, कवरिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो
वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी को ये कवर करती है। The act applies not only to employees but also to members of the public, including customers, visitors and contractors. अब ये जो एक्ट है जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बताया गया है, ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे ही वर्क नहीं करता है। ये जो पब्लिक के मेंबर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, विजिटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इन सब के लिए भी फॉलो किया जाता है और ये एक्ट इन सब के लिए भी अप्लाई होता है। The range of health and safety legislation that food manufacturers must comply with is too complex to outline in this chapter. जो रेंज है हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन की, अगर हम उस पर बात करने बैठ जाएंगे तो वो बहुत लंबा टॉपिक है, घंटों लेगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। However, food manufacturers must have a formal, appropriate and effective health and safety management system. जो फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास में एक अप्रोप्रिएट, एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है that ensures health and safety issues are minimized. और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका काम होता है कि ये इंश्योर करे कि जो हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज़ हैं इनको मिनिमाइज किया जाए। The main cause of injury in a food manufacturing environment include manual handling injuries. जो ज़्यादातर इंजरी होती हैं, ज़्यादातर इंजरी वाले केस होते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट की हैंडलिंग की वजह से वो इंजरी हो रही है। प्रोडक्ट की जो इक्विपमेंट है वहाँ पे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये इंजरी हो गई है। इसके अलावा स्लिप्स ऑन वेट और फूड कंटेमिनेटेड फ्लोर, जो वेट फ्लोर्स हैं वहाँ पे कोई स्लिप हो जाता है तो इंजरी हो जाती है, या फिर जो फ्लोर है वो फूड से कंटेमिनेटेड हो जाती है तो वहाँ पे इंजरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि फॉल फ्रॉम हाइट, किसी ऊंचाई से कोई वर्कर गिर जाए। वर्क प्लेस इंजरीज इंक्लूड दोज इन्वॉल्विंग फोर्क लिफ्ट ट्रक्स, इंजरीज एसोसिएटेड विद फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, पैकेजिंग मशीनरी एंड बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बहुत सारे टाइप की इंजरीज होती हैं कि कोई ऊपर से गिर जाए, किसी मशीन के साथ में जो एसोसिएटेड है उससे कोई भी इंजरी हो जाए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट गिर गया कि किसी इंसान के ऊपर कोई चीज़ आके गिर गई तो उसकी वजह से इंजरी हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम रैकिंग, कॉन्टैक्ट विद हार्मफुल सब्सटेंसेस और बीइंग इंजर्ड बाय टूल्स यूज्ड सच एज नाइव्स। किसी भी रैक से कोई सामान गिर जाए, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से, किसी केमिकल से कांटेक्ट हो जाए, या फिर कुछ ऐसे टूल्स जैसे कि चाकू, छुरी, इन सब चीज़ों से इंजरी हो जाए, तो ये मेन कॉज होते हैं जो फूड मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे इंजरी किस तरीके से हो सकती है। The food manufacturer therefore needs to consider all potential health and safety hazards and undertake a formal risk assessment to ensure that these risks are managed effectively and the risk of minor and major injury is reduced. कुछ टाइप्स के यहाँ पे रिस्क बताए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत तरीके की इंजरी हो सकती हैं। तो जो फूड मैन्युफैक्चरर होता है उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो सारे ही हेल्थ और सेफ्टी हैज़ार्ड्स को कंसीडर करे और एक रिस्क असेसमेंट हो, ताकि जो भी तरीके के रिस्क हो रहे हैं इनको मैनेज करने के लिए एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग हो।
ताकि कोई भी रिस्क है, छोटा है बड़ा है, किसी भी तरीके की इंजरी है, उसको रिड्यूस्ड किया जा सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। The main occupational health issue is in a food manufacturing environment are musculoskeletal injuries। सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यू होता है मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। इसमें देखिएगा मसल्स और स्केलेटल दोनों ही इन्वॉल्व हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक टाइप की इंजरी होगी। और इसमें कौन कौन सी इंजरी आती हैं, इंक्लूडिंग बैक इंजरीज, बैक में कोई इंजरी हो जाए, डर्मेटाइटिस हो जाए फ्रॉम रिपीटेड हैंड वॉशिंग, अगर बार बार हैंड वॉश करना पड़ रहा है उसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो सकती है। और कॉन्टैक्ट विद सर्टेन फूड स्टफ, किसी भी तरीके के हार्मफुल फूड स्टफ से, कोई भी केमिकल से कांटेक्ट हो जाए, या फिर एक्सेसिव नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर है, मशीनें चलती हैं बड़ी बड़ी, उनका जो नॉइज़ है, उनका जो शोर है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो हियरिंग की कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज होते हैं और जो कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में होते हैं, और मैन्युफैक्चरर को इनको ध्यान में रख के ही काम करना पड़ता है। A responsible person must be appointed by the manufacturer to have overall responsibility for the health and safety management system। जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपॉइंट करे, ताकि उसका सिर्फ और सिर्फ काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की हो कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को देखे, हेल्थ एंड सेफ्टी को वो इंश्योर करने में अपना रोल दे। They are responsible for the operation of an effective health and safety management system। ये जो पर्सन्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वहाँ पे जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हैं और हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की इंजरी को रोका जा सके। एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी स्ट्रेटजी ड्रॉन टुगेदर बाय सीनियर मैनेजमेंट। जो हेल्थ और सेफ्टी स्ट्रेटजी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सीनियर मैनेजमेंट है उससे प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। The responsible person and other key individuals identified in the health and safety management system। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हैं या और जो भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड हैव हैड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ये कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उस पोजीशन के लिए सुटेबल होने चाहिए और उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होनी चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरे होने चाहिए। एंड सपोर्ट टू इंश्योर दैट दे हैव द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके पास में प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्किल्स हैं जिनकी की ज़रूरत होगी किसी भी इंजरी के टाइम, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के, उनको मैनेज करना है पूरा, किसी को इंजरी ना हो, किसी को हेल्थ से रिलेटेड इशू ना हो। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो अगर कोई रिस्क होता भी है तो वो इसको मैनेज कर पाएँ। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग इस तरीके से होनी चाहिए उनकी कि वो किसी भी तरीके के रिस्क को हैंडल करने में सक्षम हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाएँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to ITLS Academy. Thank you very much everyone. Thank you for watching.